Hello, guys. It's my second video on Anglo-Saxon period or Old English period. Yesterday, I have talked about Anglo-Saxon period, and in which I talked about where Anglo-Saxons came from, who were Anglo-Saxon, and which language they used to spoke like that. Now I am going to talk about Anglo-Saxon poetry. So today's topic is Anglo-Saxon poetry and how many poetry in Anglo-Saxon. Okay, so means let's start. Okay, so Anglo-Saxon poetry. Anglo-Saxon poetry represent the temperament and character of their क्रीचर्स जो भी उनके क्रीचर्स होते थे उनके कैरेक्टर को उनके स्वभाव को एंग्लो सैक्सन पोइट्री में रिप्रेजेंट किया जाता था हुवर स्प्लेंडेड वॉरियर जो कि ग्रेट महान योद्धा होते थे ग्रेट लवर्स ऑफ नेचर होते थे जो प्रकृति को बहुत प्यार करते थे एंड वर ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोफाउंड इमोशन जिनमें इमोशंस भी होते थे और वो लोग क्या करते थे मतलब इमोशंस को भी जैसे किसी भी चीज़ को वो लोग फील भी करते थे अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एंग्लो सैक्सन पोइट्री के द फर्स्ट वन इज इट इज़ मार्क्ड बाय पैरेललिज्म एंड रिपीटेशन मतलब इसको हम लोग जानते हैं पैरेललिज्म मतलब इसमें समानता बहुत होती थी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती थी एक पोइट्री दूसरे से बहुत सिमिलर होते थे और एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता था अगेन एंड अगेन ठीक है द सेकेंड वन इज इट इज़ फुल ऑफ फॉन्डनेस फॉर द सी एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स मतलब इसमें एडवेंचर्स को दिखाते थे जो वैसे लोग होते थे जो एडवेंचर्स करते थे वैसे लोगों के बारे में होती थी ये सब पोइट्री और सी के बारे में ज़्यादातर दिखाया जाता था एंड द थर्ड वन इज इन फॉर्म ऑफ इट्स रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट मोड ऑफ वर्सिफिकेशन मतलब अभी का जो पोइट्री है जो वर्स फॉर्म होता है उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते थे इन प्लेस ऑफ मॉडर्न एंड रायम इट एम्प्लॉयज बिगनिंग रायम और एलिट्रेशन अभी क्या होता है अभी मॉडर्न रायम में एंड रायम होता है ठीक है बट उस टाइम पे क्या होता था वो राइम्स जो होते थे वो बिगनिंग में होते थे और एलिट्रेशन भी बिगनिंग में होते थे ओके दैट इज़ द रेगुलर एंड इम्फैटिक रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स जिसकी वजह से बहुत बार सिमिलर हो जाते थे बहुत सारे वर्ड रिपीट हो जाते थे ठीक है द थर्ड वन इज दी एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स विथ्स ऑफ रेंज मतलब अभी का पोइट्री जो होता है वो लेंथ वाइज बहुत बड़ा होता था लेकिन एंग्लो सैक्सन पोइट्री जो होते थे उस टाइम के जो पोइट्री होते थे वो जनरली क्या होते थे मीन्स विथ में चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होते थे ओके द फिफ्थ वन इज़ द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे मतलब अभी का जो लैंग्वेज है इंग्लिश लिटरेचर का उससे एंग्लो सैक्सन का जो पोइट्री का लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता था इट्स वोकेबलरी इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट नेटिव वहाँ के जो नेटिव पार्ट होते थे वोकेबलरी के वो ही ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ हुआ करते थे इट इज़ रिटन इन नॉर्थनब्रियन डायलेक्ट ये नॉर्थनब्रियन डायलेक्ट में लिखे जाते थे अदर डायलेक्ट्स वर मर्सियन अदर डायलेक्ट्स जो थे भाषाएं थी वो मर्सियन थी विच वॉज पॉपुलर इन मिडलैंड जो कि मिडलैंड में मतलब पॉपुलर थी ठीक है कैंटस विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द साउथ ईस्ट और कैंटस जो कि साउथ ईस्ट का बहुत फेमस लैंग्वेज हुआ करता था एंड वेस्ट सेक्शन विच वॉज यूज बाय अल्फ्रेड ओके ड्यू टू द पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ वेसेक्स वेसेक्स का पॉलिटिकल सुपरमेसी था मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे उस टाइम प्रभुत्व था उसका एक होता है ना मतलब उस मतलब प्रभुत्व था अल्फ्रेड का इसके वजह से क्या हुआ था ड्यू टू पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ वेसेक्स इट बिकेम अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसका अल्फ्रेड का था वहाँ पे प्रभुत्व इसके वजह से वेसेक्स का जो लैंग्वेज था वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गया था वहाँ का एंड ऑलमोस्ट ऑल द एक्सटेंट टेक्स्ट आर प्रिजर्व्ड इन इट और वहाँ के जितने भी ज़्यादातर जो भी एक्सटेंट थे टेक्स्ट थे वो सब कुछ इसी लैंग्वेज में प्रिजर्व थे ओके पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन में पोइट्री कौन कौन से थे द फर्स्ट वन इज बियॉल्फ इट इज़ द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक बियॉल्फ जो था वो फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक था इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3182 एलिट्रेटिव लाइन्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ये 3182 एलिट्रेटिव लाइन से बना हुआ था एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था इट इज़ रिटन एंड कंटिनेंटल जर्मनिक थीम वहाँ के कंटिनेंटल जर्मनिक जो थीम थे उस पर बियॉल्फ लिखा गया था द एंजल्स ब्रॉट द स्टोरी टू इंग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सॉन्ग्स अबाउट द हीरो वहाँ पे एंजल्स को ये मीन्स ये स्टोरी मिला था और वो शॉर्ट सॉन्ग्स के फॉर्म में इसको जानते थे या उसी फॉर्म में मिला था इट वॉज री राइट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय द पोएट ऑफ 8th सेंचुरी अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको फिर से लिखा गया ठीक है कब 8th सेंचुरी में द एक्सटेंट टेक्स्ट इज रिटन इन
वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट, मतलब जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में ही लिखा हुआ है। द स्टोरी ऑफ बियोल्फ इज फुल ऑफ एपिसोड्स एंड डिग्रीज। मीन्स स्टोरी जो भी था बियोल्फ का वो पूरी तरह से जैसे एपिसोड्स में था, डिग्रीज में था। इट्स नरेट्स द हेरोइक एडवेंचर एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ द प्रोटोगनिस्ट जो भी कारनामे करते थे, जो भी काम करते थे, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और हेरोइक जो भी एडवेंचर्स होते थे उसको नरेट किया गया बियोल्फ में। एंड द सेकेंड वन इज वित्सित। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रैवलर्स सॉन्ग। वित्सित को हम लोग ट्रैवलर्स सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश पोएम ऑफ 143 लाइन्स। मीन्स ये ओल्ड इंग्लिश पोएम है जो कि 143 लाइन से बना हुआ। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। द थर्ड वन इज वेल्डेयर। Valdair or Valdeir is the conventional title given to two Old English fragments of around 32 and 31 lines from a lost epic poem. ये एक lost epic पोएम था और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था, मतलब दो भागों में था। एक था 32 लाइन्स और एक था 31 लाइन्स। तो कुल मिलाकर ये 63 लाइन्स का ये पोएम था। ठीक है, कन्वेंशनल इसका टाइटल है जो कि ओल्ड इंग्लिश से मिला हुआ है। ठीक है, विच नरेट सम ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वॉल्टर ऑफ एक्विटन। इसमें वॉल्टर ऑफ एक्विटन के कुछ कामों को दर्शाया गया है। इट्स लैंग्वेज इज नोटिशिएबल फॉर विगोर एंड पावर। इसमें जो भी मीन्स बोल सकते हैं, इसमें जो भी काम हुआ था वो इसके शक्ति को दिखाता है। ठीक है, इस ये सब चीज़ों को वो दिखाता है, ताकत जो भी था, शक्ति था उनका, वेल्टर ऑफ एक्विटन, उस चीज़ को वो दिखाता है। एंड द फोर्थ वन इज मिसलेनियस पोएम। द फाइट एट फिंसबर्ग, द बैटल ऑफ ब्रूनाबर एंड द बैटल ऑफ मेल्डन हैव लिटरेरी इंपॉर्टेंस। लिटरेरी इंपॉर्टेंस मीन्स क्या है? ये जो द फाइट ऑफ फिंसबर्ग, द बैटल ऑफ ब्रूनाबर एंड द बैटल ऑफ मेल्डन, जो ये तीन थे, ये लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर इम्पॉर्टेंट ओनली, हिस्टोरिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट फॉर मीन्स अगर हम लोग नॉर्मली ये करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना ज़रूरी है। एंड द फिफ्थ इज द एक्सेटर book. It contains 7 short elegies of abiding human interest there. इसमें 7 short stories थे जो कि मानवता को ध्यान में रखते हुए या मानव की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिखे गए थे। ये इसमें 7 बुक्स थे। ओके, रूइन। इट इज़ द मॉर्निंग ऑफ ट्रैवलर ओवर अ डिजर्टेड सिटी। मीन्स ये क्या था? एक जगह था, ठीक है, एक मीन्स सुनसान जगह था, सुनसान शहर था। वहाँ पे एक यात्री था जो कि ये सुनसान जगह को देख के काफ़ी शोक में था, चिंतित था, मतलब इतना ज़्यादा वो जगह सुनसान था। इसी चीज़ पे ये पोइट्री लिखी गई है, रूइन। ठीक है, द सेकेंड वन इज द वॉन्डर। इट एक्सपॉन्स मॉर्निंग मोटिव ऑफ रूइन ओवर द डिसोल्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड ऑफ मैन। इट इज़ एन आर्टिस्टिक होल। ये मतलब जैसे हम लोग पूरे संसार को, अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे एक होता है ना कि संसार पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, तो वैसे चीज़ों पे वैसे कंटेंट इसमें अवेलेबल थे, वैसे चीज़ पे वंडर लिखा गया है। ठीक है, और ये बर्बादी का शोक उसमें उजागर करता है, मतलब जो बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, द थर्ड वन इज द सीआफेरर। इट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश पोएम। वी नो दैट ये ओल्ड इंग्लिश पोएम है, गिविंग अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ अ मैन अलोन ऑन द सी। ये एक ऐसा पहला व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कि समुद्र के पास बिल्कुल अलोन है। ठीक है, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 124 लाइन्स। ये जो पोएम है वो 124 लाइन से बना हुआ है, फॉलोड बाय द सिंगल वर्ड एमन। एक सिंगल वर्ड को फॉलो करते हुए एमन को ये पोएम लिखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ओके, इट हैज़ मोस्ट ऑफन दो नॉट ऑलवेज बीन कैटेगराइज्ड एज एन एलिजी। इसको हम लोग कभी कभी एलिजी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा इसको नहीं बोल सकते। कभी कभी लोग इसको एलिजी या लिटरेचर में इसको एलिजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द वाइफ्स कंप्लेन एंड द हस्बैंड्स कंप्लेन, फोर्थ एंड फिफ्थ, बोथ आर डील्स विद द लव पैसन। दोनों क्या हुआ था, लव और पैसन को डील करता है, इसमें लव और पैसन के बारे में ही दिखाया गया है। द सिक्स वन इज डियोर। डियोर और डियोर्स लैमेंट depicts the mainly sorrow of a minstrel. It is found in the 10th century collection in the Exeter book. The poem consists of 42 alliterative lines. Okay, तो डियर में एक राक्षसी रहती है, जैसे फीमेल राक्षस जिसको बोलते हैं ना, वो रहती है। वो उसके बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो डियोर नाम का एक रहता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा विलाप करती है, लेमेंट करती है, रोती है। उस चीज़ को डियोर में
दिखाया गया है। और इसको डियोर्स लैमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो राक्षसी है वो डियोर के लिए ही लैमेंट विलाप कर रही है, इसीलिए इसका नाम है डियोर्स लैमेंट। ठीक है। द सेवन वन इज वुल्फ एंड ईयरजेसर। इट इज़ एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक अर्ली एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। बट you know that what is dramatic monologue? Dramatic monologue is a poem which is the form of a speech or narrative by an imagined person in which the speaker inadvertently reveals aspects of their character while describing a particular situation or series of events. मतलब यह एक काल्पनिक व्यक्ति के द्वारा मीन्स भाषण या कथा के रूप में एक कविता है। ठीक है। मतलब काल्पनिक व्यक्ति, वो रियल नहीं है, उसके द्वारा बोला गया ये कविता है जिसमें वो व्यक्ति किसी विशेष स्थिति या घटनाओं की श्रृंखला का वर्णन करते हुए अनजाने में अपने चरित्र के पहलुओं को प्रकट करता है। मतलब जिसमें बोल सकते हैं कि पहले तो वो इमेजिन पर्सन है और वो क्या करता है, मतलब किसी ऐसा एक होता है ना विशेष घटना कुछ रहता है, कुछ वैसा चीज़ हुआ हुआ रहता है, उसके बारे में वो बताता है और अनजाने में वो क्या कर देता है, अपना जो कैरेक्टर है उसको भी वो रिवील्स कर देता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप you guys got it very well. Soon means tomorrow I will record another lecture on Anglo-Saxon prose and writers of Anglo-Saxon period. Wait for my next video. Thank you so much.